मुझे न सिखाओ, घंटों पे फेम क्योंकि बस एम, जो जलते हैं उन्हें और जलाओ, हिटरों की छातियों पे रख देंगे बाल के तोड़, मरवा कितनी छुरी के रुनाल के। इतना तो हर कोई परिचित है कि हमारे पास दो टाइप के करंट होते हैं, एक एसी करंट होता है, एक डीसी करंट होता है। अभी तक जितना मतलब 7 चैप्टर से पहले जो तुम पढ़ते हुए आए हो वो सब डीसी करंट के बारे में कहानी पढ़ते हुए आए हो। यहाँ से पढ़ेंगे हम एसी करंट। रियल लाइफ में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो एसी करंट है, लेकिन बच्चे इससे उतना ही परिचित नहीं हैं, क्योंकि एसी करंट के आज तक तुमने एसी करंट पढ़ा ही नहीं है, एसी करंट के आज तक तुमने क्वेश्चन करे ही नहीं है। इसलिए जब 12th क्लास में डायरेक्ट एसी करंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बच्चों को बहुत कठिन लगता है, क्योंकि पहली बार के अल्टरनेटिंग करंट का मतलब नहीं समझ पाते कि किस तरीके से पोलरिटी चेंज हो रही है। तो बिल्कुल नहीं घबराना। कुछ बच्चे होंगे भैया हमारा 11th क्लास का छूट गया, आखिरकार 12th क्लास में किस तरीके से कवर करें। तो मैं कहूँगा कि अगर तुम्हें 11th की केमिस्ट्री का सी, फिजिक्स का पी और मैथ का एम भी नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12th क्लास के जो लेक्चर हैं वो पूरे लेक्चर देखना, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। क्योंकि इस तरीके से हम कोर्स प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर 11th का नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब हम पढ़ने वाले हैं एसी करंट के बारे में बहुत डिटेल में। पहला लेक्चर है, बहुत मज़ा आएगा, आखिरी तक देखना, इंटरेस्ट बन जाएगा। तो देखो ये रही सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन अल्टरनेटिंग करंट की, एन अल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली विथ टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्स पीरियडिकली। देखो ये डेफिनेशन जस्ट इतना है कि तुम एग्जाम में लिख सको, लेकिन रियल मतलब है वो मैं समझाऊंगा, घबराओ नहीं। देखो इससे मैं तो बताया कि अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जो हर पल अपना मैग्नीट्यूड चेंज करता रहता है और एक पीरियड के बाद अपना डायरेक्शन चेंज करता है, मतलब पोलरिटी चेंज करता है। ये डेफिनेशन हर जगह लिखी मिल जाएगी, लेकिन फिर भी तुम्हें अल्टरनेटिंग करंट उतना कठिन लगता है जितना तुम्हें चाइनीज़ लैंग्वेज सीखना लगेगा। देखो तो मैं तुमसे कहूँगा कि वैसे बेसिकली करंट दो टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? करंट दो टाइप के होते हैं। एक होता है डीसी करंट जिसे बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट वो करंट कहलाते हैं जो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करते हैं। याद रखो इस बात को, डायरेक्शन चेंज मतलब उनकी पोलरिटी चेंज नहीं होती। इस पोलरिटी पे बहुत गौर करना, क्योंकि इस पोलरिटी को मैं पूरा डिटेल में डिफाइन करूँगा। और दूसरे करंट होते हैं एसी करंट। एसी करंट मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। अब देखो इसके नाम में ही अल्टरनेटिंग आ रहा है, तो नाम में ही सब कुछ रहस्य छुपा रखा है। अल्टरनेट मतलब कि एक के बाद एक वो अपना डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। देखो मतलब वो अपना एम्पलीट्यूड चेंज करेगा। तो बेसिकली अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार इसका ग्राफ किस तरीके से बनता है। देखो ये रहा ग्राफ। इस ग्राफ से तुम्हें बहुत हद तक बहुत कुछ समझ में आएगा। अगर मैं तुम्हें अल्टरनेटिंग का करंट का ग्राफ बना के दिखाऊं तो अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ होता है इस तरीके, साइनोसॉइडल। जनरली किताबों में साइनोसॉइडल ही पढ़ाया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि कभी कभार अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ इस तरीके से भी देखने को मिलता है। कई बार अल्टरनेटिंग करंट इस तरीके से भी देखने को मिलता है। तो आखिरकार तुम्हें इतना बात समझना है कि अल्टरनेटिंग करंट वो करंट कहलाते हैं जो एक पीरियड के बाद अपनी पोलरिटी चेंज कर लेते हैं। बस मैग्नीट्यूड की बात नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन पोलरिटी हर केसेस में चेंज हो रही है। लेकिन तुम्हारे लिए इतनी ही डेफिनेशन पर्याप्त है, क्योंकि इतना ही तुम्हारे लिए बहुत कुछ है 12th के लिए। देखो और हम बनाते हैं डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट ऐसा है कि देखो उसकी पोलरिटी चेंज नहीं होती, तो जनरली हम इस तरीके से बना देते हैं। ये रहा, समझे कि नहीं समझे? ये रहा डायरेक्ट करंट। ये डायरेक्ट करंट का ग्राफ है डीसी का, और ये एसी का ग्राफ है। ये बेसिकली टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, और इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक आने का जो टाइम है तो टाइम पीरियड बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे? बहुत कमाल का टॉपिक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये देखो पहली वीडियो से ले यहाँ जो भी बात बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनता जाना। देखो अब देखो अगर तुम पूछोगे कि आखिरकार हमें डीसी करंट डायरेक्ट करंट कहाँ से मिलता है, तो देखो जितनी ये बैटरी हैं, बैटरी हुई, सेल हुए, या जो सोलर पैनल होते हैं, वहाँ से हमें डीसी करंट मिलता है। अब देखो आखिरकार हमें एसी करंट कहाँ मिलता है, कि देखो हमने पिछली वाले चैप्टर में तुम्हें कहा था कि जो थ्योरी ऑफ जनरेटर, एसी जनरेटर पढ़ा रहे, तब मैंने कहा था इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये तुम्हारे बहुत काम का है और बहुत काम आने वाला है। तो देखो जहाँ भी ये कॉइल रोटेट हो रही है, जैसे टरबाइन हुए, हाइड्रो प्लांट हुए, जहाँ स्टीम जितना भी तुम यहाँ प्रोडक्शन देख रहे हो ना, वो सब एसी करंट का प्रोडक्शन किया जा रहा है, क्योंकि घरों में एसी करंट ही यूज़ करते हैं हम।
अब किसी के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिरकार हम लोग एसी करंट ही क्यों यूज़ करते हैं, डीसी करंट क्यों नहीं यूज़ नहीं करते हैं। तो कई बच्चे, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे कहेंगे कि भैया डीसी करंट कम खतरनाक होता है, एसी करंट ज़्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि आज तक किसी ने सोलर पैनल या बैटरी से किसी को मरते नहीं देखा होगा, लेकिन लाइट के तारों से मरते हुए देखा होगा, सुना हुआ करंट लग गया, अब सीरियस कंडीशन हो गई है। देखो एक बात बताऊँ ना कि जितना खतरनाक एसी करंट है उतना ही खतरनाक डीसी करंट है। बात ये होती है कि इसका हम लोग कम मैग्नीट्यूड में यूज़ करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। तो फिर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि आखिरकार हम घरों में एसी करंट क्यों यूज़ करते हैं। तो मैं उसका भी आंसर दूंगा, घबराना नहीं है, मैं हर चीज़ का तुम्हें आंसर दूंगा। और मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूँ कि अभी तक तुम जितनी कहानी पढ़ के आए हो वो सब डीसी करंट के पढ़ के आए हो। एसी करंट को बहुत ध्यान से पढ़ना, नहीं तो अगर एक कॉन्सेप्ट मिस हुआ तो पूरे कॉन्सेप्ट मिस होते जाते हैं। वैसे है बहुत आसान, घबराओ नहीं। देखो अब बस हम बात करने वाले हैं सिर्फ इसके ऊपर, एसी करंट के ऊपर। तो एसी करंट को हम लोग इस डिटेल में बताते हैं, क्योंकि देखो एसी करंट समझने से पहले तुम्हें सबसे पहले समझना पड़ेगा ग्राफ के इसके बारे में। ये बेसिकली एसी करंट जनरली जो मिलता है वो साइनोसॉइडल के फॉर्म में दिया जाता है। देखो इस साइन का ग्राफ इस तरीके से तो होता है। बेसिकली क्या है, इस साइन का ग्राफ है, यहाँ ए एम्पलीट्यूड होता है और यहाँ एक एम्पलीट्यूड होता है। बताते हैं, देखो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस वेव्स के बारे में, ताकि अगर वेव समझ में आ गई तो तुम्हें हर चीज़ समझ में आ जाएगा। और यहाँ हम और बना लेते हैं। देखो वेव समझने के लिए तुम्हें कुछ टॉपिक ध्यान रखना है। पहला तुम्हें टॉपिक याद रखना, वो रखना याद एम्पलीट्यूड, कि आखिरकार एम्पलीट्यूड क्या बला है। एक होता है टाइम पीरियड, कि टाइम पीरियड क्या है, और एक होती है फ्रीक्वेंसी। वैसे 11th क्लास में जब वेव्स पढ़ाई जाती तब तुम्हें अच्छे से पढ़ाई गई होगी, लेकिन कोई बातें अगर नहीं पढ़ी तो यहाँ सब समझाते हैं। देखो जैसे मान लो कि ये पार्टिकल्स हैं, ये चलो वो सब छोड़ो। ये सोचो कि जो हाईएस्ट हाइट होती ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये हाईएस्ट हाइट है ना, इसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? मतलब इस वेव्स में जो सबसे, मतलब एक साइकिल के अंदर जो सबसे हाईएस्ट हाइट होती है उसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। बेसिकली हम एक ग्राफ बना रहे हैं करंट का वर्सेस टाइम का। समझे कि नहीं समझे? अब होती है टाइम पीरियड, बात होती है टाइम पीरियड की। तो देखो मान लो एक पार्टिकल्स यहाँ से चला, मान लो तुम चले, तुम इस पे पहाड़ पे चढ़े, फिर फिसल पट्टी आई, फिर ऐसे पहुँचे, फिर तुम यहाँ पहुँच गए। यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगता है उसी को कहते हैं टाइम पीरियड। समझे कि नहीं समझे? ये भी बहुत कमाल का काम आने वाला है। अब देखो, अब एक बात आती है फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जैसे मान लो यहाँ डिटेक्टर लगा दिया हमने, एक डिटेक्टर लगा दिया है, तो हम देखेंगे कि एक सेकंड के अंदर ऐसी कितनी वेव्स इसको पास कर रही हैं। मतलब एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स पास कर रही हैं, उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अगर हम वैसे फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है हर्ट्ज़ होती है। अगर हम बोल दें कि 10 हर्ट्ज़, तो इसका मतलब है कि एक सेकंड के अंदर ये 10 वेव्स इसको पास कर गई हैं। और जो इंडिया में एसी करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़। 50 हर्ट्ज़ का मतलब होता है कि एक सेकंड के अंदर ये 50 साइकिल हो जाती हैं। और जो अमेरिका है उसके अंदर होता है 60 हर्ट्ज़। अब किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अमेरिका में 60 क्यों, हमारे यहाँ 50 क्यों, अमेरिका ज़्यादा ताकत इसलिए 60। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आज तक किसी रीज़न नहीं मिला है। लेकिन जब वहाँ एक बार 60 पे बन गई मशीन तो 60 पे बन गई, क्योंकि 60 से 50 लाने में, 50 से 60 लाने में बहुत मेहनत लगती, बहुत काम करना पड़ता। तो जहाँ जितनी फ्रीक्वेंसी वहीं रखी गई। समझे कि नहीं समझे? अब देखो इसको समझते हैं। बेसिकली मान लो एक कॉइल है, एसी जनरेटर जिसने देखा हो थ्योरी ऑफ एसी जनरेटर में, तो वीडियो तुम्हें समझ में आ जाएगी। देखो इस टिप को यहाँ याद रखो, टिप यहाँ है। देखो इस तरीके से रोटेट करती है कॉइल के नहीं, ये जब कॉइल इस तरीके से रोटेट करती है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करती है। इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है तो उसकी वजह से करंट आता है। तो बेसिकली ये है कि आखिरकार ये टिप एक सेकंड के अंदर कितने चक्कर लगा रही है।
अगर इस टिप ने 1 सेकंड के अंदर 40 चक्कर लगा दिए तो हम कह देंगे कि इस कॉइल की 40 फ्रीक्वेंसी हुई। समझे कि नहीं समझे? क्या हुई? 40 फ्रीक्वेंसी हुई। थ्योरी ऑफ एसी जनरेटर में हमने बेसिकली क्या कहा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू साइन ओमेगा टी। बेसिकली ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। बेसिकली ये साइन थीटा भी लिख सकते हो। समझे कि नहीं समझे? अब देखो, बात ऐसी आती है कि अगर हम और डिटेल में जाते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होती है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ एक बात और आती है जिसका नाम है ओमेगा। इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी वही है कि ये है ना टिप, कि आखिरकार एक चक्कर लगाने में इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो तो 2π/t, मतलब टाइम पीरियड। देखो 2π मतलब होता है पूरा एक सर्कल कंप्लीट करना, और टाइम पीरियड मतलब होता है कि एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। इतनी बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है? और एक बात और हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1/t। तो ओमेगा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2π/f फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। और हम क्या जानते हैं कि जैसे देखो, जैसे मान लो ये सर्कल है, क्या है? सर्कल है। देखो जो सर्कल बनाया है टिप से बनाया है कि आखिरकार इस टिप इस तरीके से रोटेट करी है कि नहीं करी है, या फिर मान सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसी का है सर्कल। तो मान लो ये पॉइंट यहाँ है, ये रहा सेंटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की। मान लो ये पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक शिफ्ट हुआ, यहाँ तक आ गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसने कुछ ना कुछ तो एंगल कवर किया होगा, तो एंगल हो जाता थीटा। इसी थीटा को हम लोग बोलते हैं क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। देखो ये ओमेगा क्या है? ओमेगा है कि आखिरकार ये जो डॉट रखा है इसको, इसकी एंगुलर वेलोसिटी, और टाइम क्या है? ए से लेके बी तक आने में जितना टाइम लगा उसे। जैसे देखो ये मान लो यहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जितना उसे टाइम लगा वो टाइम पीरियड है। और ओमेगा क्या है? ओमेगा है कि इस लूप, ये जो कॉइल है इसकी एंगुलर वेलोसिटी। तो मुझे इतनी उम्मीद है कि अब तुम्हें वेव्स में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मुझे देखो पता है कुछ ना कुछ दिमाग में फिर भी डाउट्स आ रहे होंगे, पता है। जितने डाउट्स होंगे सब आगे आके सब क्लियर कर दूंगा। धीमे धीमे पढ़ोगे सब कुछ आता जाएगा। देखो एक चीज़ हम क्या जानते हैं कि B = IR, ये क्या है? ओम्स लॉ है। V = IR। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू होता है इंड्यूस्ड करंट इनटू R, मतलब रेजिस्टेंस जो भी उसमें सर्किट कनेक्टेड है। तो इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू होता है इंड्यूस्ड EMF अपॉन R, या फिर हम बोल सकते हैं करंट इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रो EMF अपॉन R। तो अब बात होती है कि आखिरकार अल्टरनेटिंग करंट का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो I इज इक्वल टू नॉट साइन ओमेगा t अपॉन R। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। इसकी वैल्यू होती है I0। तो I की वैल्यू आ रही है I0 साइन ओमेगा t। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? फिर भी बहुत सारे बच्चों के अभी बात समझ में नहीं आएगी। कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, सब समझ में आएगा। देखो आखिरकार जैसे मान लो तुम्हारे पास लिखा है कि इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू 10 साइन ओमेगा t, और तुमसे कोई कहे कि इसका ग्राफ बना दो। क्या कहे दे? ग्राफ बना दे। तो देखो ग्राफ कुछ बनाओ ऐसा, चल जा। बेसिकली ये क्या है? साइनोसॉइडल है ना, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट इस तरीके से होगा। अब ये देखो पहली जो क्वांटिटी लिखी होती है वो मैग्नीट्यूड होती है, तो इसका मतलब है कि ए इतनी क्वांटिटी ए रही यहाँ,
मतलब इस पॉइंट पे जो होगा वो 10 वोल्ट होगा। समझे कि नहीं समझे? इस तरीके से होता है ये, मतलब ये जो है मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ पॉजिटिव का होता है, नेगेटिव का होता है। नेगेटिव वाले का मतलब समझाऊंगा क्या होता है, -10 वोल्ट। कन्फर्म? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब देखो जरा हम एक थोड़ा सा और समझाते हैं। जैसे भी देखो ओमेगा टी इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है ना। तो हम मान के चलते हैं कि थीटा की वैल्यू हमने मान ली है 30 डिग्री, मतलब π/6। तो अगर जैसे मान लो कि ये टिप यहाँ से लेके यहाँ तक मूव हुई और इसने एंगल बनाया 30 डिग्री, तो उस समय ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी? ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी? तो ओमेगा इज इक्वल टू 10 sin 30। sin 30 की वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है 10 × 1/2। मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू, ईएमएफ की वैल्यू आ रही है कितनी? 5 वोल्ट। सुनो, 5 वोल्ट का मतलब ये है कि 5 वोल्ट मान के चलते हैं, यहाँ 10 है तो मान के चलते हैं यहाँ 5 होगा। मतलब इस पॉइंट पे या इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। अगर मतलब इनिशियल से बात करें तो हम मान के चलते हैं कि हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये होगा 5 वोल्ट। तो जो एक कर्व दिख रहा है ना, यहाँ हर टाइम वोल्टेज की वैल्यू बताई जा रही है। जैसे जैसे धीमे धीमे पढ़ते जाओगे तो और मतलब समझ में आएगा। एक साथ मुझे पता है बात समझ में नहीं आती है। तो इस बात से हम क्या जानते हैं? इस बात से हम जानते हैं कि जो हमें वैल्यू दी जाती है ये होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि हर पल कितनी वैल्यू है। इसकी वैल्यू तुम कैसे निकाल सकते हो कि sin ओमेगा टी की जो वैल्यू रखोगे तो आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन कराएंगे तब और अच्छे समझ में आएगा। समझे कि नहीं समझे? और जो क्या बोलते हैं, ये जो क्या ये है ना, इसको नॉट इंड्यूस्ड ईएमएफ का नॉट, इसको हम लोग बोलते हैं पीक वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू या फिर बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इसका कहने का मतलब है कि इससे ज़्यादा ईएमएफ की वैल्यू नहीं हो सकती है। समझे कि नहीं समझे? मतलब इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती है किसकी? ईएमएफ की। सेम टू सेम कहानी हम किस पे आ जाते हैं? करंट के ऊपर। देखो इसको हम लोग बोलते हैं पीक या मैक्सिमम वैल्यू या फिर एम्पलीट्यूड। sin ओमेगा टी तो वही है। आई जो होता है इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मतलब हर पल करंट की क्या वैल्यू होगी। तो ये कहानी इतनी रही है। मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने तुम्हें समझाया लगभग उतना 80% तो समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होंगे। सब डाउट्स क्लियर करेंगे। देखो आखिरकार अगर जैसे बेसिकली साइन ग्राफ बनना इसी तरीके से बनना है। अब थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड के बारे में मैंने बता दिया है, टाइम पीरियड के बारे में मैंने बता दिया है, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में मैंने बता दिया है, फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने बता दिया। लेकिन फिर भी एक रिलेशन याद रखना कि देखो जैसे इस पे फोकस करना, इसको बहुत ध्यान से देखना। हमने क्या देखा है कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल होता है 2π अपॉन टाइम पीरियड। तो 1/t होता है फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो कई बार तुम्हें देखने को मिलेगा कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t। तो कई बार देखने को मिलेगा कि t इज इक्वल टू 2π अपॉन ओमेगा। ये t है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब होता है कि एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। तो इसको करोगे 2π अपॉन ओमेगा, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन जाता है ओमेगा अपॉन 2π। इतनी सिंपल सी बात है, मेरे हिसाब से तुम्हें याद रहनी चाहिए। तो अगर इसी के बेसिस पे अगर हम चेंजेस लाते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड इनटू साइन ओमेगा टी। अब देखो I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा की वैल्यू बोलो 2π अपॉन एफ। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2π इंटू एफ, 2π इंटू एफ, और t तो t रहेगा। एक फॉर्मूला इसका ये बनता है। अब तुम्हें एक चीज़ और याद रखनी है कि I0 इज इक्वल टू साइन 2π t इंटू टी। देखो अब तुम्हें कुछ बातें ज़रूरी याद रखनी है कि जो देखो ये है ना, ये सब थीटा के बराबर है और ये सब साइन के अंदर है।
क्यों कई बार जो बायो के स्टूडेंट होते हैं, मैथ वाले तो उसके बारे में काफ़ी अच्छे से जानते हैं, लेकिन बायो वाले क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि साइन अलग है, ये सब अलग है और ये अलग है। उनको लगता है कि 3 क्वांटिटी हैं। 3 क्वांटिटी नहीं, ये सिर्फ 2 हैं। ये पूरा है साइन का पार्ट और ये है एम्पलीट्यूड का पार्ट। घबराओ नहीं, सब कुछ तुम्हें एक एक कर करके सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखो एक बात रह गई है कि वो रह गई कि इसकी रियल मीनिंग समझने में। तो अब मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ इसकी रियल मीनिंग बहुत अच्छे से समझना। देखो जैसे मान लो एक करंट है, ये अल्टरनेटिंग करंट इस तरीके से है, और हम मान के चलते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड हमने मान लिया है कितना, हमने मान लिया है जस्ट अभी सब मान के देखो, ये है ईएमएफ का ग्राफ और यहाँ हम बना लेते हैं करंट का ग्राफ। समझे, ये है करंट का ग्राफ। देखो ये है एम्पलीट्यूड, इसकी इक्वेशन लिखोगे तो EMF इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी। इसकी लिखोगे तो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो एक चीज़ तो मैंने बता दी है कि बेसिकली ये जो करंट प्रोड्यूस होता है अल्टरनेटिंग करंट, वो AC जनरेटर से होता है। तो हमने मान लिया कि नॉर्थ है, साउथ, और इसके अंदर हमने रखा है कॉइलिंग। जैसे मान लो कि जस्ट AC जनरेटर है, यहाँ से हमें अल्टरनेटिंग करंट मिल रहा है। समझे कि नहीं समझे? तो बेसिकली हम मान के चलते हैं कि इस वायर में अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, और अल्टरनेटिंग करंट को जनरली इस तरीके से डिनोट करते हैं। समझे कि नहीं समझे? कई बार तुमने ऐसे देखा होगा कि वोल्टेज अल्टरनेट वोल्टेज को इस तरीके से डिनोट करते हैं, देखा होगा कई बार इस तरीके से साइन देखने को मिलेगा, उस तरीके को करते हैं। देखो जो मैं समझाना चाहता हूँ उस बात की गहराई को पकड़ना और हर टॉपिक समझना। देखो जैसे मान के चलते हैं कि यहाँ से अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ LED के बारे में। LED मतलब एक लाइट इमिटिंग डायोड होता है, मतलब एक प्रकार का बल्ब है। उसका कहने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ये है लॉन्ग टर्मिनल, ये है शॉर्ट टर्मिनल। तो लॉन्ग में जब पॉजिटिव लगाओगे और शॉर्ट में जब नेगेटिव लगाओगे तभी ये बल्ब ग्लो करेगा। मतलब यहाँ हाई वोल्टेज यहाँ लो वोल्टेज लगाओगे तभी बल्ब ग्लो करेगा। एक अपने पास LED ये रही, इसका नाम रख दो 1 LED, मतलब ब्लू वाली LED। एक LED तुम्हारे पास है ग्रीन वाली। तो काम उसका वही है कि इस पे पॉजिटिव लगाओ, इस पे नेगेटिव लगाओगे तभी ये LED ग्लो करेगी। हमने लगा दिया इस तरीके से। देखो यहाँ लगाई हमने कौन सी वाली, ग्रीन वाली LED, ये रही ग्रीन LED। समझे? और यहाँ हमने लगा दी कौन सी, ब्लू वाली LED। लेकिन फ़र्क पता क्या है? फ़र्क ये है कि जो इसका जो पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव ए रहा और इसका नेगेटिव ए रहा। फ़र्क इतना है कि इसका जो इसका ए वाला टर्मिनल नेगेटिव है और ए वाला टर्मिनल पॉजिटिव है। समझे कि नहीं समझे? तो बेसिकली एक AC करंट आता है इस तरीके से। सुनो अब देखो, जैसे ही हमने क्या किया है, स्विच किया ऑन, स्विच ऑन किया, इसमें आ गया है करंट फ्लो। देखो ये जो इस तरीके से आ रहा है इसको बोलते हैं पॉजिटिव और इसको बोलते हैं नेगेटिव साइकिल। इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव। तो इस पॉजिटिव का मतलब ये है कि पहले इस वायर का टर्मिनल पॉजिटिव होगा, इस वाले का टर्मिनल नेगेटिव होगा। इस बात को बहुत गहराई से समझना। इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पॉजिटिव रहेगा, ये वाला नेगेटिव रहेगा। जब ऐसी कंडीशन होगी तब ये सिर्फ एक ग्रीन वाली LED जलेगी और ब्लू वाली LED बंद रहेगी। समझे कि नहीं समझे? फिर आता है टर्मिनल इस तरीके से। इस टर्मिनल का कहने का मतलब ये है कि ए वाला टर्मिनल अब नेगेटिव हो जाएगा, ए वाला टर्मिनल अब पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस समय जो LED जलेगी, इस समय LED जलेगी ए वाली, ब्लू वाली, और ए वाली LED नहीं जलेगी। पोलरिटी का ए होता है मतलब। जो तुम्हारे पास 50 हर्ट्ज़ की जो घर में लाइट आती है ना, इसका मतलब होता है कि 1 सेकंड में 50 वेव्स पास हो जाती हैं।
50 वेव्स का मतलब होता है कि 1 सेकंड के अंदर 50 × 2 100 टाइम्स पोलरिटी चेंज हो जाती है। क्या समझे? 100 टाइम पोलरिटी चेंज होती है। अब और बताऊं मैं तुम्हें, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब देखो, इसका कहने का मतलब ये है कि 100 टाइम्स ने अपनी पोलरिटी चेंज कर ली है, तो इलेक्ट्रॉन डीसी करंट में डायरेक्ट एक डायरेक्शन में चले जाते हैं। एसी करंट में एक बार इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो एक बार इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, मतलब अपनी जगह पे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। जबकि डीसी करंट में क्या, तो डायरेक्ट करंट में करंट इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एक ही होता है, एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। जबकि एसी करंट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आगे जाता है और पीछे आता है, आगे जाता है पीछे आता है, आगे जाता है पीछे आता है। इस बात की गहराई समझो। इसका मतलब ये है कि इतने तो पॉजिटिव साइकिल में इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, इस नेगेटिव साइकिल में इलेक्ट्रॉन पीछे आएगा। अब बात दिमाग में थोड़ी भेजे में घुसी कि नहीं घुसी? बहुत कमाल का ये है टॉपिक। देखो, अब तुम्हें एक चीज़ समझाते हैं, ये आ गई एम्पलीट्यूड की। तो जैसे मान के चलते हैं कि हम इसी ग्रीन वाली पे करते हैं, हम मान के चलते हैं कि जो इसके अंदर अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है I = हो जाता है I0 sin ωt। तो इस I0 की वैल्यू मैक्सिमम हम मान लेते हैं कितनी? 5 एम्पियर। क्या है? 5 एम्पियर। इस बात को देखो, अब इस बात को तुम पकड़ो। तो 5 एम्पियर का मतलब है कि करंट की वैल्यू 0 से लेके 5 एम्पियर तक वेरी करेगी। इसका मतलब है मैग्नीट्यूड की वैल्यू ये रही 5। समझे कि नहीं समझे? ये बेसिकली जो मैंने समझाया को ईएमएफ से समझाया है। करंट तो वह है कि एक बार आगे जाएगा एक बार पीछे जाएगा। देखो, इसका मतलब है कि 0 से लेके 5 तक इसकी वैल्यू वेरी करेगी। फिर देखो, 0 से लेके 5 तक गई, फिर 5 से लेके 0 तक घटने स्टार्ट हो गई है। फिर क्या की, इसने अपनी पोलरिटी चेंज कर दी। तो फिर इसने 0 से लेके 5 तक अटेंड करी और फिर इसने अपना घटाना स्टार्ट कर दिया। तो देखो, इस बात की गहराई समझना। देखो, जैसे हम सिस्टम यही रखते हैं कि जैसे क्या रखते हैं, हम एक अलग पेन से लिखना स्टार्ट करते हैं कि देखो, अगर लाइट यहाँ तक आए तो समझ लेना कि मैग्नीट्यूड 1 है, यहाँ तक आए समझ लेना मैग्नीट्यूड 2, 3, 4, 5। कन्फर्म? और हम देखते हैं कि ये 1, 2, 3, 4, 5। देखो, यहाँ तक क्या है? 5 है। यहाँ तक क्या है? यहाँ तक 4 है। यहाँ तक क्या है? 2 है। यहाँ तक क्या है? 2 है। यहाँ तक 1 है। समझे कि नहीं समझे? तो इसका मतलब है कि जब तुम यहाँ तो 0 है, देखो नहीं, बड़ी साइकिल बना दो तब समझ में आएगा। इस तरीके समझो। अब देखो, ये 1 है, 1, 2, 3, 4, 5। देखो, और हम बल्ब मान लेके चलते हैं कि इस तरीके से है। देखो कि ये, चलो इसे यहीं से समझ में आएगा। और मान लो तुम यहाँ से स्टार्ट हुए, तुम यहाँ से चलना स्टार्ट हुए, तुम पहुँचे यहाँ। तो इस समय ये पॉजिटिव साइकिल है ना, इसका मतलब है कि इस समय बल्ब ग्लो करेगा। ये वाला बल्ब एक्टिवेट रहेगा, ये वाली एलईडी एक्टिवेट रहेगी। जब तुम यहाँ आ जाओगे तो इसकी रोशनी जाएगी यहाँ तक। समझे कि नहीं समझे? जब तुम 1, 2, 3, 4, 5, जब तुम यहाँ तक आ जाओगे तो इसकी रोशनी आ जाएगी यहाँ तक। जब तुम 3 पे आओगे तो इसकी रोशनी आ जाएगी यहाँ तक। और जब तुम यहाँ 4 पे आ जाओगे इसकी रोशनी आ जाएगी यहाँ तक। इस टाइम ये वाला बल्ब बंद रहेगा, ये वाली एलईडी चालू नहीं रहेगी, याद रखना। जब तुम 5 पे आ जाओगे तो इसके बल्ब आ जाएगा यहाँ तक। मतलब तुम पहाड़ पे जाके खड़े हो गए। अब पहाड़ से नीचे भी तो उतरोगे ना, पहाड़ से नीचे उतरे 4 पे आ गए, तो इसका मतलब है कि अब तुम्हारी रोशनी जाएगी यहाँ तक। 4 से और नीचे आए, तुम 3 पे आ गए। कहाँ पे आ गए? 3 पे आ गए। तुम्हारी रोशनी आएगी यहाँ तक। समझे कि नहीं समझे? फिर तुम 2 पे आ गए, तुम्हारी रोशनी आएगी यहाँ तक।
और तुम आ गए 1 पे तो रोशनी आएगी यहाँ तक, और फिर तुम यहाँ आ गए हो, बल्ब बंद हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अब कहानी करते हैं उल्टी, ये रही अब। तो अब इस समय बल्ब हो जाएगा एक्टिवेट, ए वाला क्या रहेगा, ए वाला बल्ब एक्टिवेट हो जाएगा। तो कहानी सेम टू सेम यहाँ है कि 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, जस्ट पोलरिटी का मतलब है ये। देखो जब तुम यहाँ आए, मान लो तुम यहाँ पहुँच गए हो, तो ये वाला बल्ब तो हो जाएगा बंद, ये वाला चालू हो जाएगा, तुम लाइट जाएगी यहाँ तक। और इस देखो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दोनों बल्ब बंद रहेंगे, लेकिन इतना स्पीड से होता है कि हमें पता नहीं लग पाता है। फिर तुमने क्या किया कि तुम जब यहाँ पे आए तो ये वाला बल्ब तो बंद रहेगा, तुम आ गए यहाँ तक। जब तुम यहाँ तक आए तो बल्ब जला यहाँ तक। जब तुम 4 पे आए तुम्हारा बल्ब जला यहाँ तक, रोशनी आई, मतलब जस्ट ऐसे समझा रहा था कि तुम्हें समझ में आए। फिर जब तुम 5 पे आए तो तुम्हारा बल्ब जला यहाँ तक। इस तरीके से सोच लो कि बल्ब की रोशनी ऐसे बढ़ रही है। अब मान लो उल्टा हो गया, तुम एक टॉप पे आके खड़े हो गए इसके यहाँ, फिर तुम यहाँ तो जाओगे ना, तुम यहाँ पहुँचे, बल्ब की रोशनी आ जाएगी यहाँ तक, यहाँ पहुँचे, बल्ब की रोशनी आ जाएगी यहाँ तक, यहाँ पहुँचे, बल्ब की रोशनी आ जाएगी यहाँ तक, और जब तुम यहाँ पहुँचे तो बल्ब की रोशनी आ जाएगी यहाँ तक, जब तुम यहाँ पहुँचे तो बल्ब बंद हो जाएगा। देखो यार, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ कि तुम्हें एसी करंट बेसिकली फील हो। अगर नहीं हो रहा ना फील तो एक बार रिवाइज ज़रूर करें। बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस पर कि तुम्हें आखिरकार डर नहीं लगना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। और इस पॉजिटिव नेगेटिव का क्या है कि जस्ट पोलरिटी चेंज होता है। हाँ, जैसे डीसी करंट मेज़र करने के लिए एक एमसीक्यू में पूछ लिया जा सकता है कहीं भी कि डीसी करंट मेज़र करने के लिए तुम्हारे पास होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यूज़ होता है, लेकिन एसी करंट यूज़ मेज़र करने के लिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यूज़ नहीं होता। याद रखना, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एसी मेज़र करने के लिए यूज़ नहीं होता, क्योंकि देखो हर इसके बाद वैल्यू चेंज हो रही है, तो बेचारा जो पॉइंटर हो तो इसमें घूमता रहेगा, क्योंकि देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस पे वर्क करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे। तो हर बार पोलरिटी चेंज होती रहेगी तो वो डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, परेशान हो जाएगा बेटा, और क्या करेगा बेचारा। तो याद रखना कि एसी करंट मेज़र करने के लिए जो यूज़ होता है एमीमीटर, उसका नाम है हॉट वायर एमीमीटर। क्या है? हॉट वायर एमीमीटर। आखिरकार इस एमीमीटर की क्या खासियत है? इस एमीमीटर की खासियत है कि बेसिकली हीटिंग इफेक्ट पर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है। बीटेक में काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाता है, घबराओ नहीं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है। और दूसरी इसकी बात ये है कि ये करंट का क्या डायरेक्शन है इससे इंडिपेंडेंट है। इसका कोई मतलब नहीं करंट कौन से डायरेक्शन में जाए, कोई मतलब नहीं है। किसी भी डायरेक्शन जाए, ऊपर जाए, आगे जाए, पीछे जाए, ऊपर जाए, नीचे, कुछ मतलब नहीं है। बस इतना याद रखना कि ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है और एसी करंट को मेज़र करने के लिए हॉट वायर एमीमीटर यूज़ होता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गई होगी। करंट की बात समझ ली है, ऐसे ही देखो इसकी भी बैट इंड्यूस्ड ईएमएफ की भी समझ में आ जाएगी। जैसे मान लो यहाँ 1 है, 2, 3 और हम मान के चलते हैं कि बेसिकली 4 तक गया है, जस्ट मान लिया अपन ने। तो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो जो एलईडी होगी ना, ये वाली मान लो ए, तो मान लो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है टर्मिनल। तो जब ये तुम यहाँ पहुँचोगे तो इस समय इन दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी 1। जब तुम यहाँ पहुँच जाओगे ना, जब ये साइकिल यहाँ हो जाएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी 2। जब तुम और आगे बढ़ जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी 3। मतलब इन दोनों को टर्मिनल इतनी डिफरेंस हो जाएगा। 4 पे आ जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी 4। जस्ट इतना कहने का मतलब है मेरा। तो जैसे जैसे तुम ऊपर ऐसे बढ़ते जाते हो
पोटेंशियल की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ती जाती है। किसके अक्रॉस? जो भी तुमने डिवाइस लगाई है, जो भी बल्ब लगाया, जो भी चीज़ लगाई है। और जब तुम उतरोगे, यहाँ से आओगे, तो जस्ट इसका ये घटता जाता है। 4 से 3 हो जाएगा, 3 से 2, 2 से 1 तो 0 हो जाएगा। और इस नेगेटिव का जस्ट इतना मतलब है कि अभी जो पॉजिटिव या नेगेटिव था, अभी हो जाएगा ए वाला टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, ए वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, और कोई मतलब नहीं है। फिर भाई पोटेंशियल डिफरेंस 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और फिर यहाँ तक जब तुम आ जाओगे ना, तो फिर ये घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कमेंट्स में लिख के बताओ क्या दिक्कत है, क्या समस्या हो, क्या सा तुम्हें समझ में आया है।